अब आपने वो ख़रीदना कैसे है। जब आपकी तसल्ली हो जाती है तो सबसे पहले आप इकरारनामा मुआहदा बै लिखते हैं। गौर कीजिएगा इसके ऊपर कि इकरारनामा मुआहदा बै किस पे लिखा जाएगा। नंबर 1 स्टाम्प पेपर पे, नंबर 2 स्टाम्प पेपर की मालियत पूरी होनी चाहिए, नंबर 3 2 गवाहान खरीदार के अपने होने चाहिए। कानून ने यह नहीं कहा कि 2 ही होने चाहिए, 4 भी हो सकते हैं। अगर बेचने वाला अपने गवाहान डालना चाहता है 2 अपने गवाह वो डाल ले, लेकिन आपके खरीदार के 2 गवाह अपने होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑलमोस्ट काफ़ी लेक्चर्स दे चुका हूँ, लेकिन बार बार रिपीटेडली सवालात आते हैं। कोशिश तो मेरी ये होती है कि हर लेक्चर में एक मुदल्लल किस्म का और एक जामिया किस्म का वो लेक्चर हो, ताकि हर सवाल का जवाब मिल जाए। लेकिन मुझे एक गिला ये भी है कि हर सवाल का जवाब मेरे लेक्चर में मौजूद होता है और वही सवालात मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछे जाते हैं। काइंडली आप मेरे लेक्चर्स को गौर से सुन लिया करें, और अगर आपको उसमें से जवाब मिल जाता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जहन में रखें कि हमारी बजाय कोई और लोग भी मुस्तफ़ीद हो जाएं। 2 घंटे का कॉल टाइम है और 2 घंटे में आपकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए, अगर आप मेरा साथ दे रहे हैं कि ये सिलसिला आगे बढ़े, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बंदे आप मुझे अप्रोच करें, मुझे फ़ोन कॉल पे अपने सवालात का जवाब लें जिनका जवाब इन वीडियोज़ में मौजूद नहीं है। अगर वीडियोज़ में वो जवाब मौजूद है तो फिर उसके लिए सिर्फ़ एक कंफर्मेशन के लिए फ़ोन कॉल करना जो है वो दूसरों की हक़ तलफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी ये आजिज़ाना जो है वो गुजारिश इस पे गौर करेंगे। सवाल वही है कि ज़रई ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे होती है, हमें डिटेल बता दी जाए। ज़मीन कैसे ख़रीदी जाती है इसकी डिटेल लेक्चर मौजूद है। मैं दोबारा फिर एक स्नैपशॉट दे देता हूँ, दोबारा फिर एक छोटा सा स्नैपशॉट दे देता हूँ। देखिए, आप जब भी किसी से ज़मीन ख़रीदते हैं, ज़रई ज़मीन, तो आप सबसे पहले उसकी मलकियत को वेरीफाई करते हैं। वो आपको फ़र्द बराए रिकॉर्ड हैंड ओवर कर देता है। वो आप हल्का पटवारी के पास जाते हैं, उसमें जमाबंदी को देखते हैं, उसमें पर्त पटवार को देखते हैं, पर्त सरकार को देखते हैं, आप रजिस्टर हकदरान को देखते हैं, रजिस्टर गिरदावरी को देखते हैं। सारे रजिस्टर देखने के बाद इन लाइन चीज़ें आ जाती हैं। ये पता चल जाता है कि ये बंदा मालिक है इस खाते में, या एक स्पेसिफिक पोर्शन का ये मालिक है जिसका ततीमा कटा हुआ है, जिसका 4 कॉर्नर्स में ये प्रॉपर्टी आती है। ये तो हो गई आपकी तसल्ली कि अब ये मामलात हो गए। अब आपने वो ख़रीदना कैसे है। जब आपकी तसल्ली हो जाती है तो सबसे पहले आप इकरारनामा मुआहदा बै लिखते हैं। गौर कीजिएगा इसके ऊपर कि इकरारनामा मुआहदा बै किस पे लिखा जाएगा। नंबर 1 स्टाम्प पेपर पे, नंबर 2 स्टाम्प पेपर की मालियत पूरी होनी चाहिए, नंबर 3 2 गवाहान खरीदार के अपने होने चाहिए। कानून ने यह नहीं कहा कि 2 ही होने चाहिए, 4 भी हो सकते हैं। अगर बेचने वाला अपने गवाहान डालना चाहता है 2 अपने गवाह वो डाल ले, लेकिन आपके खरीदार के 2 गवाह अपने होने चाहिए। उसमें उस प्रॉपर्टी का सारा जिक्र किया जाए। उस स्टैम्प पेपर की मालियत 1250 रुपये की, और वो बैंक से निकलेगा। उसमें पूरी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसमें मोड ऑफ पेमेंट लिखी होनी चाहिए, उसमें बयाना आपने कैसे अदा करना है वो लिखा जाए। खुदारा अब दौर वो आ चुका है कि ईच एंड एवरीथिंग की आपको ट्रेल चाहिए। इफ यू हैव नो ट्रेल रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ मनी देन यू हैव नो क्लेम। ये जहन में रखें कि कैश पेमेंट अब अदालतें नहीं मानती अगर आपके पास ट्रेल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कैश अदा करेंगे तो वो इकरारनामा मुआहदा बै गैर कानूनी होगा, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि कैश अमाउंट की भी ट्रेल चाहिए कि वो कैश आपके पास आया कैसे।
फ़र्ज़ करें 1 करोड़ का सौदा करते हैं, 30 लाख रुपए का बयाना करते हैं, वो 30 लाख रुपया आपके पास आया कहाँ से? अगर वो साबित कर सकते हैं तो फिर 30 लाख कैश का कर लें, अदरवाइज 30 लाख रुपए पे 2-3 हज़ार रुपया खर्च के उसका पे ऑर्डर बनवाएं। पे ऑर्डर बनवाने के बाद आप बजरिया पे ऑर्डर पेमेंट करें। आप फाइलर हैं तो आप बजरिया चेक पेमेंट करें, क्रॉस चेक। कोई पेमेंट आपकी कैश नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मशवरा है। अगर कैश है तो फिर आपके पास ट्रेल पूरी होनी चाहिए कि वो कैश आपके पास आया कहाँ से। ये तो हो गया बयाने का। अब बयाना 2 किस्म का होता है। एक बयाना होता है कुल्लो हम पेमेंट कर दी, टाइम वॉज नॉट अ सेंस, कि टाइम उसमें कोई असेंस नहीं था। उस बयाने का तो आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जब चाहें करवा लें। एक होता है कि आप पार्शियल पेमेंट कर देते हैं, मेन पेमेंट जो है वो आपकी आउटस्टैंडिंग रहती है। आउटस्टैंडिंग पेमेंट होगी तो आपको मामलात होंगे। ये तो हो गया बयाने का। बयाने के बाद जब आप फुल पेमेंट करने लगते हैं तो आप मालिक को कह देते हैं कि फ़लाँ तारीख को मैं फुल पेमेंट कर रहा हूँ, आप फ़र्द बै जारी करवा लें। मालिक जाता है पटवारी के पास, वहाँ से फ़र्द बै जारी करवाता है। अब फ़र्द बै जो है म्यूटेशन फॉर सेल, फ़र्द बराए बै जायदाद, म्यूटेशन फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ये इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को जब मालिक जारी करवा लेता है तो ख़रीदार उस डॉक्यूमेंट की सबसे पहले वेरिफिकेशन करे। वो जारी करवाएगा, जारी करवा के उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के आपको दे देगा कि आप अपनी रजिस्ट्री वगैरह को तैयार कर लें, ताकि जिस दिन आपने पेमेंट करनी है मैं उस दिन साइन कर दूं। अब उस फ़र्द बै को आपने वेरीफाई करना है अपनी आंखों से, किसी के कहने पे नहीं। पटवारी कह दे हाँ दुरुस्त है, मत माने, उन्हें के रजिस्टर दिखाएं। ADLR कह दे जारी हुई है, मत माने, उसे को मुझे अपनी आंखों से दिखाओ कि फ़लाँ बंदे ने फ़र्द बै जारी करवा ली या नहीं करवाई। वो फ़र्द बै के जारी होने की वेरिफिकेशन के बाद आपने उसके मुताबिक स्टैम्प पेपर ख़रीद के मालियत के मुताबिक वो DC रेट है या फ़लाँ। हाँ, एक चीज़ भूल गया, फ़र्द बै पे अगर आप ज़रई ज़मीन ख़रीद रहे हैं तो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल, किस्म ज़मीन ज़रई, ये आपकी फ़र्द पे ज़रूर लिखा होना चाहिए। अगर आपकी फ़र्द में आप ज़रई ज़मीन ख़रीदने जा रहे हैं और उस पर यह नहीं लिखा हुआ तो फिर आप जहन में रख लें कि जो मरलों का रेट है DC, उसके मुताबिक आपको मालियत पड़नी है। हो सकता है आप उतने की ज़मीन ना ख़रीद रहे हो जितनी आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस अदा करनी पड़े। ये ज़रूर जहन में रखना है कि ज़रई ज़मीन ख़रीदते वक्त जब आप फ़र्द बै जारी करवाएं, मालिक करवा के आपको दे, तो उस पर ये तसल्ली कर लें कि ये किस्म ज़मीन ज़रई है, काबिल काश्त है या नहीं ये लिखा हो। उसकी मालियत कुछ और होती है, बंजर कदीम है, बंजर जदीद है, नाकाबिल काश्त है, गैर मुमकिन आबादी है। ये सारी स्पेसिफिकेशन आपके सौदे पर मुहीत बातों के मुताबिक होनी चाहिए। मसलन मैं आपको ज़मीन बेच रहा हूँ कि जी ये गैर मुमकिन का आबादी ज़मीन आपको बेच रहा हूँ, फ़र्द में गैर मुमकिन आबादी लिखा नहीं हुआ तो आपकी मुमकिन आबादी की फ़ीस चार्ज होगी। आप ख़रीद रहे हैं ज़रई ज़मीन बंजर कदीम, जब फ़र्द आती है तो उसमें लिखा होता है ज़रई ज़मीन बंजर जदीद। आप ज़रई ज़मीन ख़रीद रहे हैं नाकाबिल काश्त, फ़र्द आ रही है कि ज़रई ज़मीन काबिल काश्त। आपको इन चीज़ों के नुकसानात हैं, ख़रीदार को इन चीज़ों के नुकसानात हैं। अब एक नाकाबिल काश्त ज़रई ज़मीन है, आपको काबिल काश्त ज़रई ज़मीन की फ़र्द मिल जाती है, आप ले मैन हो, आप रजिस्ट्री करवा लेते हो, साल बाद आपको टैक्स पड़ जाता है, मामलात कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस में इजाफा हो जाता है। जब ये चीज़ें आप देखेंगे तो आपने कहना ये क्या हुआ। अब आप चेंज करवाने भागेंगे कि ना 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 ना, आपको जब बेचा था तो इस हालत में बेचा था और यही हालत है, अगर इसकी हालत चेंज करवानी है तो फिर लंबा प्रोसीजर अडॉप्ट करो, वहाँ पे सर्वे होंगे, सर्वे होने के बाद मामलात चलेंगे, ये सारा कुछ होगा। फ़र्द बै इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है।
उसके बाद आप अपनी रजिस्ट्री जो है ना वो करवाएंगे। रजिस्ट्री में एक चीज़ का जिक्र लाजमन करना है, सराउंडिंग्स ऑफ प्रॉपर्टी। सराउंडिंग्स ऑफ प्रॉपर्टी ज़रूर करना है। अब दूसरी बात, रजिस्ट्री हमेशा ज़रूरी ज़मीन की जितने में ख़रीद रहे हैं उतने में ही करवाएं, या उससे कोई 2-4 लाख फी एकड़ ज़्यादा करवाएं। उसकी वजह कि आप हक़ शुफा से बच जाएं। अब रजिस्ट्री तैयार हो गई। रजिस्ट्री तैयार होने के बाद पेमेंट का तरीका, पेमेंट का दो जगह तरीकाकार अडॉप्ट किया जा सकता है। या तो वो रजिस्ट्री रूबरू होगी। रूबरू से मुराद है कि आप मालिक और ख़रीदार इन पर्सन गवाहान और शनाख्त कुनिंदा के साथ रजिस्ट्रार के रूबरू पेश हो जाते हैं। रजिस्टर्ड सेल डीड का मुसवदा 3 सेट में पेश कर दिया जाता है। रजिस्ट्रार अपने सामने मालिक से पूछता, हाँ भी तुमने रकम वसूल कर ली, हाँ भी तुमने अदा कर दी, गवाहान इस चीज़ की तस्दीक करते हो, शनाख्त कुनिंदा ये मालिक को शनाख्त करते हो, यही मालिक है, हाँ जी मालिक है। रजिस्ट्रार के सामने अंगूठे और साइन हो जाते हैं, पेमेंट रजिस्ट्रार के सामने अदा कर दी जाती है। सबसे बेहतरीन तरीका रूबरू। दूसरा तरीका, रजिस्ट्रार नहीं बैठे होते, सब रजिस्ट्रार अक्सरों पेशतर अपनी सीट पे नहीं बैठे होते, मुमकिन नहीं रहता कि रूबरू रजिस्ट्रियाँ हो सकें, तो फिर उसका तरीकाकार होता है लोकल कमीशन। अब लोकल कमीशन में कुछ लोग गलती कर जाते हैं। वो गलती ये कर जाते हैं कि रजिस्ट्री का मुसवदा तैयार हुआ, मुसवदा तैयार होने के बाद उस पर अंगूठे लगवा लेते हैं और पेमेंट कर देते हैं। ये गलत तरीका है। याद रखिएगा कि अगर आपने लोकल कमीशन के थ्रू रजिस्ट्री करवानी है या आपने रूबरू करवानी है, रूबरू करवानी है तो सब रजिस्ट्रार के सामने जाके साइन अंगूठा करें, उसके पीछे ना करें, उसकी अदम मौजूदगी में मत करें। अगर आप लोकल कमीशन के ज़रिए करवाना चाह रहे हैं तो ये जहन में रखें कि आपने जो वो सेट तैयार 3 करने हैं रजिस्ट्री के, उसके ऊपर कहीं पे साइन अंगूठा नहीं करना या करवाना, किसी का भी, ना गवाह का, ना शनाख्त कुनिंदा का, ना खरीदार का, ना फरोख्त कुनिंदे का। उसकी परमिशन के लिए एक एप्लीकेशन जाएगी लोकल कमीशन के तहत, और उस एप्लीकेशन पे फरोख्त कुनिंदा के साइन होंगे, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं उनके साइन होंगे। वो एप्लीकेशन सब रजिस्ट्रार के पास जाएगी कि ये बंदे आपके सामने रूबरू पेश नहीं हो सकते, लिहाजा ये बजरिया लोकल कमीशन रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, दरख्वास्तगार को इजाज़त दी जाए कि वो लोकल कमीशन के ज़रिए ये ज़मीन फ़रोख्त कर सके। मजिस्ट्रेट उसकी अप्रूवल देगा और उस अप्रूवल का अंदराज उसके अपने पर्सनल रजिस्टर में होगा, जो उस ऑफिस में पड़ा होगा कि ये फ़लाँ फ़लाँ मसवदा आया था, इसकी लोकल कमीशन की परमिशन फ़लाँ फ़लाँ तारीख और फ़लाँ फ़लाँ डायरी नंबर के तहत दी गई, और उसके ऊपर स्टैंप लगा के मजिस्ट्रेट सब रजिस्ट्रार साइन करके आपको हैंड ओवर कर देगा। उसके बाद आपने साइन अंगूठा करना है सबका, और सबका साइन अंगूठा होने के बाद आपने पेमेंट करनी है, और वो फिर लोकल कमीशन जो है वो रजिस्ट्री जो सब रजिस्ट्रार के पास जमा करवा देगा असल फ़र्द बै लगा के, और जमा करवाने के बाद वो ड्यू प्रोसेस के तहत रजिस्टर हो जाएगी। जब सब रजिस्ट्रार उस रजिस्ट्री को रजिस्टर करके असल मुसवदा आपको वापस कर देगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़मीन के मालिक बन गए। बेशुमार मेरे साइलीन हैं जिन्होंने 10-10 साल से ज़रूरी ज़मीन ख़रीदी हुई, रजिस्ट्रियाँ पास पड़ी हुई हैं, और वो आए हैं कि जनाब हम बेचना चाहते थे तो हमें पता चला कि हमारा तो इंतकाल नहीं हुआ ज़मीन का। और ये एक ख़तरनाक चीज़ है। रजिस्ट्री करवा के घर में नहीं बैठ जाना। अगर आप घर में बैठ जाओगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी को कुछ नहीं पता कि ये ज़मीन बिकी है। वो ज़मीन उसी मालिक के नाम जाएगी जिस मालिक से आपने ख़रीदी है, और शरारती किस्म का पटवारी या टाउट जिसको ये पता चल जाए कि ये प्रॉपर्टी जैद बेच चुका है बकर को, लेकिन उसका इंतकाल नहीं चढ़ा रेवेन्यू रिकॉर्ड में, तो जैद
आगे किसी को बेच देगा, वो टूट जाएगा, पैसे मिलते हैं, बेच दो, देखी जाएगी, लालच आ जाता है, वो आगे ज़मीन बिक जाती है। 10 साल बाद जब आपको पता चलता है तो वो 3 हाथ बिक चुकी होती है और आप सिर्फ एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अपने हाथ में लेके बैठे होते हो। नहीं, ये नहीं तरीकाकार ठीक। रजिस्ट्री करवाने के बाद आपका अगला मरहला शुरू हो जाता है कि वो रजिस्टर्ड सेल डीड की कॉपी, माइंड इट, असल रजिस्ट्री किसी पटवारी को बराए इंतकाल नहीं देनी। आप सर्टिफाइड कॉपी सब रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलवाएं और सब रजिस्ट्रार ऑफिस से वो सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने के बाद वो कॉपी आप दें पटवारी को और अपने सामने पटवारी के रजिस्टर पर पटवार पर उसका इंदराज करवाएं कि मैं ये बराए इंतकाल मुसद्दका नकल रजिस्ट्री जायदाद फलां फलां पटवारी को वसूल करवा रहा हूं। पर सरकार पटवार में जब उसका इंदराज हो जाएगा तो फिर पटवारी लाजमन उसको तहसीलदार के पास पेश करने के लिए लेके जाएगा। तहसीलदार के पास जब जाएगी तो पर्च सरकार में उसका इंदराज होगा कि ये बराए इंतकाल रजिस्ट्री मेरे पास वसूल हो चुकी है। फिर तहसीलदार उसका जलसा आम मुनक्कद करवाएगा। कुछ बातें मैं ये आपको बता रहा हूं जिनका अब वजूद नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन कानूनन ये लाजमन है। तहसीलदार उसका जलसा आम मुनक्कद करवाएगा। जलसा आम में फिर उस रजिस्ट्री की तस्दीक करेगा कि हाँ जैद ने ये बकर को बेच दी। पत्तीदार उस इलाके का रहायशी वो उसको सेकंड करेगा कि हाँ जैद ने बकर को ये ज़मीन बेच दी। जैद का उधर मौजूद होना लाजमी है। बकर के रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें ख़रीद करदा उनके रिप्रेजेंटेटिव या उनका अपना मौजूद होना लाजमी है कानूनी तौर पर। प्रैक्टिकली आजकल नहीं हो रहा। प्रैक्टिकली तो आप जाके पटवारी को नकल देते हैं और वो कहता है 2 दिन बाद आके इंतकाल नंबर ले जाना, वो उसके ऊपर इंतकाल नंबर लिख देता है। लेकिन कानूनी तौर पर जो मैं आपको बता रहा हूं ये लाजम है। इंतकाल जब हो जाएगा आपका नाम रजिस्टर हकदारान में बतौर मालिक लिखा जाएगा उस इंतकाल की रूह से। फिर इस्तेमाल में जमाबंदी पे जाके आपने, जब इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर जमाबंदी में जाके आपने अपना इंदराज करवाना है कि अब इस जमाबंदी के तहत मैं मालिक हूं। फिर आपने रबी और खरीफ की फसल, दोनों फसलों में से जो नज़दीक तरीन फसल है उसके सिर्फ 10 से 15 दिन होते हैं जब इंतकालात चढ़ते हैं, गिरदावरी चढ़ती है। आपने रबी या खरीफ की फसल पे आपने जाना है और जाके उस ज़रई ज़मीन की गिरदावरी बतौर मालिक खुद काश्त अपने नाम करवाना है। या कोई मुजारा आप लेके जा रहे हैं तो मालिक के खाने में आपका नाम आएगा और काश्त के खाने में उस मुजारे का नाम आएगा। जब गिरदावरी आपके नाम हो जाएगी तो फिर भाई मेरे आपकी ज़रई ज़मीन की ख़रीदारी मुकम्मल होगी। उम्मीद करता हूँ कि ज़रई ज़मीन कैसे ख़रीदी जाती है मैंने उसकी तफसील बता दी है।